So we have already studied about the algal bloom, and जब उस algal bloom में भी we have what? There is a release of harmful toxins, है ना? Toxins release होते हैं which is harmful for organisms, plants and vegetable others as well. तो वहां पर क्या आ जाता है? Harmful algal bloom. ठीक है? This is which we have already studied till here. Now we will be understanding from the this particular point, which is eutrophication. क्या है next हमारा point? Eutrophication. ठीक है? We a little bit like थोड़ा सा lively सा रख रहा हूँ, तो जितना ज्यादा तुम अच्छे से lively रखोगे इस चीज को, ठीक है, you will be benefiting from that only. यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं. अब यूट्रोफिकेशन क्या है? ये एक बेसिक टर्म है which describes that nutrients accumulate in a body of water. We know about this कि कोई भी जो बॉडी ऑफ वाटर होती है उसमें क्या एक्यूमुलेट हो चुके हैं? काफी न्यूट्रिएंट्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से देर इज एन इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? तो सबसे पहले वाटर बॉडी में एंट्री हुई न्यूट्रिएंट्स की. ठीक है? जब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हुए तो ज्यादा ग्रोथ होगी किसकी? ऑर्गेनिजम्स की, न्यूट्रिएंट्स की वजह से. ओके यहाँ तक? ठीक है. नाउ जब ये ऑर्गेनिजम्स आ गए, नाउ दे विल बी यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड अदर जो भी प्रेजेंट है वाटर के अंदर. ठीक है? एंड दे विल डिप्लीट दिस ऑक्सीजन इन दी वाटर. सो इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक. इफ यू रिमेंबर, जब हमने दैट प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ा था, याद है कुछ? कि कैसे कोई भी एक पर्टिकुलर लेक होती है, ठीक है, उसके अंदर देर इज ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, धीरे धीरे वो फिर एक मैसिक स्टेज तक जाती है. किस किस को याद है ये? हाँ, फाइनली यस वो सर, कन्वर्ट हो हाइड्रेट जाती है. वेरी। हाइड्रार्क की एक इस साइड से हाइड्रार्क मूव करती है, इस तरफ और ये हाइड्रार्क मूव करती है, ये जिरार्क होती है ना? ओके. हाइड्रार्क एंड जिरार्क, ये बेसिक हमारे दो कॉन्सेप्ट से, और वो मैसिक की तरफ मूव करते हैं कि एक थोड़ा सा ना लैंड सा बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. अब यूट्रोफिकेशन ना एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी भी लेक की या वाटर बॉडी की ना एज को दिखाता है. ठीक है? कि उसके अंदर धीरे धीरे तो न्यूट्रिएंट्स ऐड होने वाले हैं, दिस इज फॉर श्योर. देयर विल बी एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयर विल बी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है? तो इट इज द एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. व्हेन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, अभी तक तो यहाँ क्या चल रहा था? इट वॉज ऑल नेचुरल की बात चल रही थी. But now what we are talking about, we are talking about human activities like industries, homes. They radically accelerate the aging process. है ना? जिस लेक के अंदर बिल्कुल धीरे 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 न्यूट्रिएंट्स ऐड होने थे, इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है? इंडस्ट्रीज की वजह से उसी लेक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ऐड होने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे. तो अगर न्यूट्रिएंट्स तेजी से ऐड होंगे तो ऑक्सीजन भी तो तेजी से डिप्लीट होगा. यस सर? नो? है ना? तो ये हो गया. तो ह्यूमंस क्या करते हैं? इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं, है ना? ओके. दिस फिनोमिनन इज नोन एज कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. क्लियर होगी बात? यूट्रोफिकेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस. इट इज ए नेचुरल प्रोसेस. जब ह्यूमंस इस प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, इसका रेट इंक्रीज कर देते हैं, इट इज नोन एज कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. क्या सभी को ये समझ में आ गया इन दोनों के जो डिफरेंस? वेरी गुड. हमें साथ साथ जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे मूव ऑन कर रहा है, हमें क्या करना है? चीजों को लर्न करते हुए चलना है. ठीक है? बहुत सिंपल सा है, बहुत बहुत थोड़ा सा रहेगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं. ठीक है? उसके बाद कॉन्टिक रेसिपी, कुछ भी हमारे लिए हो, एक्स वाई और जेड. ठीक है? इसका पहले नाम कुछ और था, अब इसका ये पर्टिकुलर नाम है, लेकिन कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन वाटर हयासिंथ. हयासिंथ, वाटर हयासिंथ बोलते हैं. ठीक है? कहीं जगहों पर तुम्हें अभी भी इसका पुराना नाम लिखा मिलेगा और कहीं जगहों पर नया नाम लिखा मिलेगा. हमारे लिए क्या रहेगा? हमारे लिए अपना वाटर हयासिंथ रहेगा.
ओके, तो ये वाटर हायसिंथ क्या कर रहा है, किसको परेशान कर रहा है? इट इज अ aquatic प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका। सबसे पहला एक्वेटिक प्लांट है। सबको क्लियर हो गया? यस एग्जामिनर को अगर यहाँ पर वर्ड को रिमूव करना है तो वो क्या लिखेगा, बताओ मुझे? सर, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल। प्लांट। हाँ, पर वो ऐसी गलती क्यों करेगा जब इसका नाम ही वाटर हायसिंथ है ना? ठीक है, तो फिर प्लांट नेटिव कहाँ का, नेटिव कहाँ का रहने वाला है? साउथ साउथ। अमेरिका का। नेचुरलाइज थ्रू आउट दी वर्ल्ड। नेचुरलाइज याद है तुम्हें? जब कोई भी कहीं का नेटिव होता है, जब वो दूसरी जगह ग्रो करने के उसके अंदर वो थोड़ा सा हो जाती है, कैपेसिटी हो जाती है, तो वो उस जगह का क्या बन जाता है? नेचुरल। नेचुरलाइज्ड बन जाता है। ठीक है। अब ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्रो हो रहा है। ऑफन इन्वेजिव आउटसाइड इट्स नेटिव रेंज, यानी साउथ अमेरिका में तो नेटिव रहेगा, वहां पे तो ओके रिपोर्ट है, खुश रह रहा है। लेकिन बाकी पूरे एरिया के लिए, मतलब साउथ अमेरिका के बाहर जो भी एरियाज हैं, जैसे सपोज इंडिया है, वहां पर ये क्या बन जाता है? ये डेविल बन जाता है। क्या बन जाता है? इट बिकम्स द डेविल, यानी इन्वेजिव स्पीसीज बन जाता है। इट इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, हम्म। ड्यू टू इट्स इन्वेसिव ग्रोथ टेंडेंसीज। ओके रिपोर्ट। हम्म। ओके रिपोर्ट, ठीक है। Unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction, processing, chemical man often contains toxic substances. जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है, हमारे जो होम्स से जो सीवेज बाहर निकलता है, वो तो ज्यादा इतना उसके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ना। लेकिन जो ये इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से जो सीवेज निकलेगा, ठीक है, दैट विल कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में जो मोस्टली जो निकलता है, दैट इज दी हैवी मेटल्स। सीवेज के अंदर क्या मिलते हैं? हैवी मेटल्स। अब सवाल उठता है कि हैवी मेटल्स क्या है ना? भारी उठाने में मतलब चक्कर क्या है? दे आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स विद डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा उनकी डेंसिटी होगी, उनको हम क्या बोलेंगे? हैवी मेटल्स। डेंसिटी ज्यादा है, क्या है? डेंसिटी ज्यादा, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एंड अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो हटो, हमने हैवी मेटल्स देख लिए। ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। और हैवी मेटल्स कौन से होते हैं? क्लियर होगी बात? अभी देख, साथ साथ लर्न करने का सिस्टम। अब जैसे यहां तक पहुंच गए ना, अब अपने मन में ना एक बार सोचो कि क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं। इवन बाय रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द टॉपिक्स यू कैन लर्न द कंप्लीट लेक्चर। ओके, यूट्रोफिकेशन कर लिया? यस और नो? उसके बाद यस सर। कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कर लिया? यस ठीक है। सर। उसके बाद वाटर हायसिंथ कर लिया है, वाटर हायसिंथ के बारे में। ठीक है। यस। उसके बाद सीवेज का साथ लेते हुए हमने हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ लिया। इतना वाला पार्ट कर लिया हमने, है? बस फिर और क्या रिक्वायरमेंट है? हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट इज बायोमैग्निफिकेशन। हम्म। ये, हम अगर ये सोचे कि यूपीएससी की स्टडीज इज लाइक दिस, तो हम गलत सोच रहे हैं, है क्या नहीं? दस, इस पॉइंट को अगर हम इसको सोचे कि ये लीनियर वे में चल रही है, तो हम गलत सोच रहे हैं। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई और टॉपिक निकल आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और निकल कर आ जाएगा, और उस टॉपिक से निकल कर कुछ और निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही तो चलता है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, तो इट कुड गो एनी डायरेक्शन, हमको सारे समझ के चलना है। आप लीनियर लेके मत चलना बस अपने दिमाग में कि इसके बाद ये, इसके बाद ना, ये किसी भी साइड हम इसको जा सकते। टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ एक अच्छी चीज होनी चाहिए कि जहां जहां पर हम जा रहे हैं, क्या हम को रास्ता याद है हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? हम इकोलॉजी को पढ़ते आए थे, बायोडायवर्सिटी पढ़ लिया, बायोडायवर्सिटी को पोल्यूट कर लिया हमने। ठीक है, अब उस पोल्यूशन में हमने ये यूट्रोफिकेशन देख लिया, अब क्या देख रहे हैं? बायोमैग्निफिकेशन।
हमारा एम बिल्कुल क्लियर है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन होने चाहिए। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अच्छा, तो मतलब अगर बायो एम्प्लीफिकेशन वर्ड आ गया तो हम वहां ये नहीं सोचेंगे ये क्या नया टर्म आ गया। इट इज ऑल्सो, देखो मैग्नीफाई करना, एम्प्लीफाई करना, बात तो सेम है ना कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। समझ गए भाई? इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। भाई कौन से सब्सटेंसेस की इंक्रीज हो रही है? इट इज एग्जांपल अ पेस्टिसाइड इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिवली हायर लेवल्स इन अ फूड चेन। ठीक है, एक फूड चेन हमको याद है, दिस इज द फूड चेन। यस, प्लांट था, प्रोड्यूसर जो थे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद ऐसा ही था ना, ये सारा का सारा सिस्टम था। ठीक है, जैसे जैसे हम इस फूड चेन में आगे की तरफ जाएंगे, हायर लेवल्स पर जाएंगे, हमको किस चीज का कंसंट्रेशन मिलेगा? हमको किस चीज का कंसंट्रेशन मिलेगा? इन सब्सटेंसेस का। पेस्टिसाइड हो सकता है। पेस्टिसाइड कहाँ करा था हमने, ह्यूमंस ने किस में डाला? फील्ड्स के अंदर डाला। उन फील्ड से वो कहाँ गया? प्लांट्स के अंदर गया। प्लांट्स को कंज्यूम करा किसी ने, उसके पास गया, फिर अगले के पास गया, फिर अगले के पास गया। ओके रिपोर्ट? ठीक है, ओके। दिस फिनोमिना इज वेल नोन फॉर मर्करी एंड ऑल्सो फॉर डीडीटी। डीडीटी इज अ पेस्टिसाइड। डीडीटी इज अ पेस्टिसाइड। ठीक है, ओके यहां तक? ठीक है, वैसे क्या होता है डीडीटी? सर डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइमिथाइल डाइमिथाइल फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन। अब बच्चे हाँ। से देख रहे हैं ये क्या बोल गया, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो। ठीक है, नॉर्मल है डीडीटी। ठीक है, डाइक्लोरोफ्लोरो सर याद नहीं रखना, वो उनको पता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, दिस इंक्रीज कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ। नाउ ये जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये किस वजह से बढ़ रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ, नंबर वन इज परसिस्टेंस, वेयर द सब्सटेंस कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। सब्सटेंस कैनॉट बी ब्रोकन बाय एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, क्योंकि वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाया, तो वो क्या हो गया? कंसंट्रेट होता चला गया, है ना, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, फूड चेन एनर्जेटिक्स, सब्सटेंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस प्रोग्रेसिव एज इट मूव्स अप ए फूड चेन। ठीक है, क्योंकि जो एक काउ है मान लो, वो तो ज्यादा प्लांट्स को कंज्यूम करेगी ना। ठीक है, तो हर एक में अगर थोड़ा थोड़ा होगा तो इसके पास तो ज्यादा आ जाएगा। फिर किसी ने अगर दो भी एनिमल्स को कंज्यूम कर लिया तो उसके पास और ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे फूड चेन में जैसे आप आगे जाने लग रहे हो, इसका कंसंट्रेशन क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। दिस इज द सेकंड रीजन। लो और नॉन एग्जिस्टेंट रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन, नेचर तो इसको डिग्रेड कर नहीं पाया, और हमारी बॉडी का, एनिमल्स की बॉडी का भी उसको इंटरनल डिग्रेडेशन नहीं हो पाया। क्लियर होगी बात? इस वजह से ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, मेनली ड्यू टू वाटर इनसोल्युबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक सब्सटेंस है मान लो, दिस इज अ सब्सटेंस। ठीक है, ये एक प्लांट में एंट्री लेता है। ओके, अब ये प्लांट में एंट्री लेके उसके बाद ये किसी कंज्यूमर के पास गया, एंड मान लो वो कंज्यूमर्स फिर ह्यूमंस के अंदर उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये वाला जो सब्सटेंस है, क्या अब ये इस ह्यूमन के अंदर एंटर हो चुका है? ठीक है, अगर ये वाटर सोल्यूबल होता, क्या, अगर ये वाटर सोल्यूबल होता, यस अगर है तो ये यूरिन के साथ मिलके मिक्सअप होके बाहर आ जाता बॉडी से, क्योंकि ये पानी में मिक्स हो जाता। लेकिन ये तो वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो ये बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा, ना ही ये डिग्रेड हो पाएगा, क्योंकि इसने लिख रखा है इंटरनल डिग्रेडेशन या तो लो है या नॉन एग्जिस्टेंट रेट है। तो बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि कुछ रीजंस की वजह से, क्या बोला मैंने, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, दिस, जो भी सब्सटेंस जो है, जो भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब ये सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है,
मैग्नीफाई, एम्प्लीफिकेशन, किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। हाँ, डू द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंज्यूमर्स एंटर्ड इन ह्यूमन आल्सो, धीरे धीरे फाइनली ह्यूमंस तो है ना, उनको ईट करने लग रहे हैं विद टाइम। ठीक है, तो उनका उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये सर कुछ उनके छोटे छोटे प्रोडक्ट जान। का भी क्या इसका? प्रोडक्ट का भी कंजम्पशन अगर ह्यूमन करते हैं तो भी हो जाता है। हाँ, अगर उसके प्रोडक्ट का भी, अगर उस प्रोडक्ट को क्लीन अप नहीं कर रखा है तो बिल्कुल हो जाएगा। आपने मान जैसे लो, आपने एग्जांपल दिया काऊ का, तो काऊ का प्रोडक्ट मिल्क ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी होगा। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं होगा। अगर वो उसमें हो जाता फिर तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं था। वो तो उस चीज ने प्रोड्यूस करा है, उस नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा बाबा। ठीक है, बट एक सेकंड के लिए मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। सही, वैसे सही पॉइंट है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। क्या बिल्कुल भी उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता नहीं, है? कुछ 0.001% हाँ, बस 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 हो ही ठीक है, जाता बस तुम्हें पता है बाकी कैसे सोल्व करना है इस चीज को। बायो मैग्निफिकेशन देखते हैं कि कुछ देखो इनके अंदर ये रेड रेड दिखाई दे रहा है तुमको। ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब इनको ईट करा इन फिशेज ने तो इनके अंदर एंटर हो गया। इनको ईट करा इसने तो इसके अंदर एंटर हो गया। इनको ईट करा इसने तो इसके अंदर एंटर हो गया। ठीक है, लार्जर क्वांटिटी में। सो दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, देखो कितना कम था, एंड नाउ सी हाफ ऑफ इट्स वेट इज showing like this. So this increase in concentration as we move along the what? As we move along the food chain. क्लियर होगी बात? ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब एक चीज समझो, ये तो बायो मैग्निफिकेशन था, जिसको हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। क्या हम इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं? यस। जस्ट गिव मी वन सेकेंड है। बायो एक्यूमुलेशन की बात चल रही है, देखो एक्यूमुलेशन और एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंट। बायो एक्यूमुलेट होने लग रहा है। इस फिश ने कभी कुछ कोई प्लांट वगैरह कुछ भी खाया होगा, कोई दूसरी फिश खाई होगी, तो इसके अंदर ना इतना एंटर होगा। फिर जैसे जैसे इस फिश की ग्रोथ होती रही, क्या ये फूड कंज्यूम करती रहेगी? और कंज्यूम करती रहेगी, है। यस। इसी की बॉडी में चीजें बढ़ती रहेंगी। इसी फिश, एक 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 की बात चल रही है। ठीक है, तुमने कुछ खाया बचपन में, अब तुम पूरी जिंदगी उस चीज को कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी में ना डिग्रेड नहीं हो रही है, तुम्हारी बॉडी में ही है वो चीज। तो क्या वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, इकट्ठा होती रहेगी तुम्हारी बॉडी में? ठीक है, जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये सब्सटेंस इंक्रीज होता रहेगा, तो दैट इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। और मैग्निफिकेशन कब होगा? जब हम फूड चेन की बात कर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से करके। क्लियर हो? डिफरेंस सभी को क्लियर हो गया इस चीज के रिगार्डिंग? एक्यूमुलेशन में एक ही ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है उसकी पूरी लाइफ पर, और बायोमैग्निफिकेशन में पूरी की पूरी फूड चेन की बात चल रही है। क्लियर? डन? ठीक है, यस दास, नाउ यू कैन आस्क। सर इसलिए सर कहते हैं कि छोटी मछली खाना ज्यादा अच्छा है बड़ी मछली से। दास वैसे मतलब टू बी वेरी कल्चरली डिफरेंट, यहाँ नहीं बोलते हैं। बट तुम बताओ वहां बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं इसलिए बोलते बोल रहे हैं, तो देन इट सूट्स दिस पर्टिकुलर थिंग, यस। अगर लॉजिकली रेशनल माइंडसेट से देखें, ठीक है, तो यस इट सूट्स दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? बात तो बराबर बोली, उसमें तो कोई इशू तो नहीं। छोटी मछली में भी सर फैट उट का भी तो कम होगा ना इशू। अभी वो तो देखो, आई आई हैव नो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स टू बी वेरी ट्रूथफुल। ठीक है, बट एज एज ही आस्क्ड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, लॉजिकली अगर इस पर्टिकुलर सेंस से देखें तो यस इट सीम्स ओके। बट आई एक्चुअली डोंट नो कि ये जो लाइन बोली गई है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई हो। इट कुड बी समथिंग एल्स, है ना? तो मैंने बता दिया ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक? डन है? ठीक है,
अब हमने यहाँ तक कुछ अपने टॉपिक्स को कर लिया है। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, कल्चरल एंड एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट वाटर हायासिंथ, वी हैव टॉक्ड अबाउट हेवी मेटल्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट बायोमैग्निफिकेशन, the reasons or the sources of biomagnification, and then we have differentiated it from bioaccumulation. क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इकोसेंट टॉयलेट्स। एकदम से बीच में कहीं है ना। दे आर अ टाइप ऑफ सैनिटेशन सिस्टम that recycle nutrients from human waste to create a resource for agriculture. ह्यूमन वेस्ट से, इस ह्यूमन वेस्ट का यूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। ह्यूमन वेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कुछ ना कुछ, यस और नो? उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करा जाएगा? रिसाइकल किया जाएगा। रिसाइकल करके कहाँ यूज करने हैं? इन द एग्रीकल्चर, यूजिंग द ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ड्राई कंपोस्ट, ड्राई कंपोस्ट। एक तो कंपोस्ट ऐसे होते हैं ना, इन विच वी ऐड वाटर एज वेल, है ना? ठीक है, वो दूसरा। ये वाले कौन से हैं? ये ड्राई कंपोस्टिंग का यूज करते हैं। तो इकोसेंट टॉयलेट्स इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू क्रिएट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, और उसमें सोर्स क्या यूज किया जाता है? इट इज द ह्यूमन वेस्ट विच इज यूज्ड। दे आर डिजाइन टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। बात तो ठीक है, जो भी ह्यूमन वेस्ट जनरेट हो रहा है वो एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए तो खतरा है ही ना, सैनिटेशन के पर्सपेक्टिव से। तो हमने इसको क्या करा? ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स का बेसिकली यूज करके वी यूज्ड इट फॉर द एग्रीकल्चर। क्या ये एग्जाम्पल एक सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो सकता है? इकोसेंट टॉयलेट्स, यस और नो? प्लीज टेल मी, यस सर। है ना? तो इस एग्जाम्पल को याद रखना तुम, है ना दीप? हाँ सर, आ रहा है मतलब तुम ऐसे बैठे हो, हाथ से मतलब समझ में आ रहा है सारी चीज जो चल रहा यस सर। सर वो फोन का डिस्प्ले टूट गया था भाई। है। तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काउंट करेंगे, फोन का डिस्प्ले टूटने को। ठीक है, गुड पॉइंट। ओके, हम उसको इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये स्क्रिप्टेड नहीं था भाई, बाकियों के लिए मैं बता दूं। जब तुम सोचो कि वो फोन वाली बात बोलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट शुरू हो जाएगा, नहीं, हमारा टॉपिक ही नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑल्सो नोन एज द ई वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑल्सो नोन एज द ई वेस्ट। इट इज अ जेनरिक टर्म। जेनरिक टर्म हम कब यूज करते हैं? जब हम जनरल वर्ड चीजों की बात करते हैं। old end of life discarded electrical or electronic equipment such as household appliances, office information and communication equipment, फोन वगैरह सारी चीज। तो तुम्हें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है धीरे धीरे विद टाइम वो वेस्ट बनने वाली है। इट इज नोन एज ई वेस्ट। ओके, रिपोर्ट है। ठीक है, क्या इस ई वेस्ट के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होंगे? टॉक्सिक एलिमेंट्स और केमिकल्स होंगे, यस होंगे। लेड, कैडमियम, मरकरी एंड निकल, इनमें से कुछ है? कुछ याद आया किस चीज में डिस्कस करा था अभी? किसमें? हैवी मेटल्स में? हैवी मेटल्स। हैवी ठीक है, मेटल्स। हैवी मेटल्स में करा था। इंडिया करंटली रैंक्स थर्ड अमंग द लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ ई वेस्ट ग्लोबली। ये जो ई वेस्ट वाला है ये हमारे मीन्स की माइक्रो थीम्स का भी टॉपिक है ना, ई वेस्ट वाला। तो वहां थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर इंडिया। ठीक है, बिहाइंड ओनली चाइना एंड यूएस। तो दीज कंट्रीज जनरेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अभी तक किसी चीज ने हैवी तो नहीं करा ना माइंड को, अभी नॉर्मल चलने लग रहा है। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इसमें 1.6 मिलियन टन इन 2021। 65 cities in India generate more than 60% of the total generated e-waste, whereas 10 states generate 70% of the total e-waste. तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि that it is more inclined towards certain states only, जहां पर ये चीजें ज्यादा होने लग रहे हैं? क्या हम ये भी बोल सकते हैं these states का मोस्ट ऑफ देम कंटेन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, है ना? मेट्रो सिटीज यस और सर। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ज्यादा होंगी ये चीजें। ओके, हम्म। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू द ई वेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे हम इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। दैट इज द रियल क्वेश्चन, कि हाउ
आर वी मैनेजिंग द ई वेस्ट इन इंडिया? ठीक है, इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रेगुलेशंस ऑफ 2008, एक ये कर दिया हमने। दूसरा क्या कर दिया 2011 में, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ 2010 गवर्नड बाय, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रेगुलेशंस ऑफ 2010। These rules these regulations ना, these regulations are governed by Environment Protection Act of 1986। क्या आपको ये बात याद रहेगी? हम्म, कि ये वाले जो रेगुलेशंस हैं जो 2010 में आए थे, ठीक है, ये किस एक्ट के अंदर इशू किए गए हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, अभी तक ओके है? हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन रखो। नाउ जब ये रेगुलेशंस इशू करे गए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर वाज इट्स मेन फीचर। कौन सा? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस ई वेस्ट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ गई? प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट इट। क्या आया? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विद ओवर 21 प्रोडक्ट्स, उसके शेड्यूल्स वगैरह में दे रखे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट इंक्लूडेड अंडर द परव्यू ऑफ दिस रूल। इट इंक्लूडेड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स यानी सीएफएल्स एंड अदर मर्करी कंटेनिंग लैंप्स एज वेल एज अदर इक्विपमेंट्स। जब हमने ये वाले रूल्स लेकर आए हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? नॉर्मली डिक्रीज करेंगे सर। नहीं, मतलब जैसे जो पहले कि भाई ये प्रोडक्ट्स को हमें मैनेज करना है, पहले कुछ रूल्स आए, जब अच्छा नए रूल्स आएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की लिस्ट के साथ सर, इंक्रीज करेंगे ज्यादा। इंक्रीज कर, है इंक्रीज ना? करेंगे सर। मोस्टली तो हम यही सोचेंगे ना कि यार इसको भी मैनेज करो, इसको भी मैनेज करो, इसको भी मैनेज करो। ठीक है, क्योंकि हर मेटल, हर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो किसी सेम प्रोसेस से तो मैनेज नहीं हो पा रहा है ना, नए नए प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड। तो जब ये एनेक्ट हुए विद ओवर 21 प्रोडक्ट्स, और वो उसके शेड्यूल में डिफाइन कर रखे थे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसी के अंदर हमने इंक्लूड करा सीएफएल्स को और बाकी मरकरी कंटेनिंग लैंप्स को। कूल इट डाउन, ठीक है, कूल द सिस्टम डाउन। दो तीन रूल्स एक साथ देख रहे हो, इट डजेंट मैटर, सेम चीज चल रही है। अभी तक तुम्हें क्या समझना है सिर्फ कि अच्छा, ई वेस्ट नाम की कोई चीज है, ऐसे कुछ रूल्स निकलते हैं, ठीक है, और उस रूल्स में ना एक खास बात है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है। और इसका मीनिंग क्या है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस ई वेस्ट को मैनेज करना। यहां तक आ गया क्लियर? ठीक है, हमें इससे एनवायरमेंट एंड ये सब, ये को हमें कोई इसमें डिग्री वगैरह हासिल नहीं करनी, हमें अपना प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होने चाहिए इसके, इस जो हम अभी कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो आराम से जहां भी कॉम्प्लेक्स लगे, इंफॉर्मेशन जहां भी कॉम्प्लेक्स लगे, प्लीज टेल मी कि सर इसको एक बार ना सिंप्लीफाई कर दो, इस पर्टिकुलर चीज जहां करने की होगी वहां मैं खुद ही ऐसे बता दूंगा कि देख यहाँ पे लोड मत लेना, थोड़ा सा डाउन प्ले करो इन चीजों को। ठीक है, ओके। In 2008, the 2016 rules underwent an amendment that broadened their scope to emphasize the promotion of authorization and product stewardship। ठीक है, सिंपल लाइन से क्या समझना है, 2016 वाले रूल्स अमेंड हो रखे हैं। ठीक है, अब अमेंड होने के बाद जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो इन अमेंडमेंट्स में काउंट होती रहेंगी। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना। ठीक है, प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप, अब ये कब आया? 2018 के अमेंडमेंट में आया। लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। इट इज ए कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच दैट एम्फसाइजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स डिस्पोजल एंड रिसाइकल। सारी जिम्मेदारी दे दी गई, प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को और बाकी स्टेक होल्डर्स को।
प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप में जो कोई भी ये होगा, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दे दी? प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, और बाकी के अदर स्टेक होल्डर्स को। और उसमें क्या बोला गया कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी एंटायर साइकिल के लिए, क्रिएशन से लेके फाइनल डिस्पोजल या फिर रिसाइकलिंग तक, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या ये बात याद रख सकते हैं? अगर मैं तुम्हारे सामने ये वर्ड लेकर आ जाऊंगा प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप, तो क्या तुम एटलीस्ट ये बोल सकते हो सर इट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वेस्ट? इतना याद रख सकते हो? बस इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। 2022 देखो, दोबारा देखो एक बार। स्टार्टिंग में रेगुलेशन 2008 के, थोड़ा सा करा 2010 के आगे। ठीक है, किसके अंडर में आए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 2016 में न्यू रूल्स विद अमेंडमेंट इन 2018, एंड 2018 के अमेंडमेंट में वी ब्रॉट व्हाट? प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप। ठीक है, फिर हमने क्या करा 22 को? विद अ मेजर एम टू डिजिटाइज द ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड एनहांस विजिबिलिटी। कब कौन सा प्रोडक्ट कैसे होने लग रहा है, जिम्मेदारी समझो उसको, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में हमने क्या करा? इस पूरे प्रोसेस को, जो हम इसको वो कर रहे हैं, ई वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, उसको हमने डिजिटाइज करने की कोशिश करी थ्रू द रूल्स। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। प्लीज रिमेंबर these rules. I'm talking about these rules. These rules restrict the use of hazardous substances like lead, mercury, cadmium. आपके सामने ये नाम ना बहुत बार आ चुके हैं, हैवी मेटल्स में आए थे, है ना, यहां पर भी आ गए, तो इनको याद रखना। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल electronic equipments that have adverse impact on human health and the environment. रिस्ट्रिक्ट करा है, हेलो, फिर वो प्रीलिम्स वाली बात ध्यान में आ जाएगी। क्या करा है? रिस्ट्रिक्ट करा है। क्या 100% ब्लॉक किया है इनको यूज करने से? नहीं, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करा है। कितना करा है, कैसे करा है, हमारा कोई इशू इस बात के साथ नहीं, बिल्कुल भी इशू नहीं। लाइटली लाइटली लाइटली, जस्ट लाइटली। ठीक है, क्योंकि असली चीज अभी कुछ है, आई भी नहीं है। ठीक है, इट इज स्टिल अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम अस। मैं बताता हूँ अभी थोड़ा, इस आज के लेक्चर में ही होगा। क्या आ गया नेक्स्ट? ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग। हम्म, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस को इफेक्ट को तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है? पहले तो एक ग्रीन हाउस कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर whose roofs and walls are chiefly made of transparent materials such as a glass. ये ग्लास क्या करेगा? हमने ऐसे डोम करके ऐसे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखो, यहां पर है प्लांट्स, राइट, यहां पर है प्लांट्स। सन की इंसोलेशन आई, सन की इंसोलेशन आएगी, वो शॉर्ट वेव लेंथ है, तो इस ग्लास में एंटर हो जाएगी। अर्थ धीरे धीरे हीट अप होनी शुरू होगी, और यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बाहर निकलेंगे विच आर लॉन्ग फॉर्म। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस लॉन्ग फॉर्म, ये क्या ये इसको कैप्चर कर लेगा? ये ग्लास इन लॉन्ग फॉर्म वेव्स को कर लेगा, और यहां पर ये देखो, ये हीट इंक्रीज होगी इस एरिया में। देर इज दिस हीट इंक्रीजिंग इन दिस एरिया। अब ये हीट इंक्रीज होगी, दिस हीट विल बी बेनिफिशियल फॉर दीज प्लांट्स। ठीक है, दिस इज अ ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट करा। नहीं, वो अलग है, वो अलग है। ये डोम का तो इसको ऐसे बना लो, ऐसे करके बना लो, बात तो सेम रहेगी। कार में देखा है आपने, गर्मी में आप कार को कहीं पर धूप में एक बार खड़ी कर दो, हीट अंदर एंटर हो जाएगी बट बाहर नहीं निकल पाएगी। आप डायरेक्ट उसमें बैठ नहीं सकते ना,
हाँ, फर्स्ट यू हैव टू ओपन ऑल द डोर्स, शीशे वगैरह खोल के फिर सारा का सारा सब करना पड़ेगा। दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मोस्टली कहां पर यूज होता है? जहां पर आपको पता है कि इंसोलेशन ना काफी कम है, तो जितनी भी इंसोलेशन आएगी आपको उसको यूज करना है ना। तो आप क्या क्रिएट करोगे? आप ये क्रिएट कर दोगे कि भाई जितनी इंसोलेशन आ जाए आ जाओ, हम इसको बाद में यूटिलाइज कर लें। क्लियर है यहां तक? इतना बड़ा भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इन ग्रीन हाउस द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ये तुमने पढ़ चुके हो अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना, ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में भी यहाँ भी है। जो सोलर रेडिएशन आएगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। कैसी होती है? शॉर्ट हाँ वेवलेंथ। और जो इस गिलास से बाहर नहीं जा सकती वो कैसी होगी? इट इज अ लॉन्गर लॉन्गर। वेवलेंथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जो हीट रेडिएशंस होंगी। ठीक है, रिमेम्बर, ग्लास और अदर मटेरियल का यूज होता है ताकि इनसे ये रेडिएशंस बाहर ना जा पाए। ठीक है। एज द स्ट्रक्चर इज नॉट ओपन टू द एटमोस्फेयर, हीट कैनॉट एस्केप वाया कन्वेक्शन। वाया कन्वेक्शन, ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को यहीं रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तीन वर्ड्स बोलूंगा, तीन वर्ड्स को समझने की कोशिश करना। व्हाट आर दीज थ्री वर्ड्स? सी, ये एक सरफेस है ना। दिस इज वन सरफेस। इस सरफेस के ऊपर हीट ऐसे आती है। दिस इज द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। ये हम यहां लिख देते हैं, दिस इज द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। अब जब ये हीट आएगी तो ये जो पूरी की पूरी अर्थ सरफेस है, ये क्या हीट अप होना शुरू हो जाएगा? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। ये जो अर्थ हीटअप हो चुकी है, अब अर्थ हीटअप हो चुकी है पूरी की पूरी। दिस इज द हीटेड अर्थ। अब क्या होगा ना, अर्थ के जो टच हो रखा है, जो एयर टच हो रखा है, दिस इज द एयर एंड दिस इज द हीटेड अर्थ। दिस इज द हीटेड अर्थ। अब क्या होगा ना, ये वाला जो अर्थ के सरफेस के जो एयर के पार्टिकल्स टच हो रखे हैं ना, अब ये पार्टिकल्स इस अर्थ के पार्टिकल्स इस एयर के पार्टिकल्स को हीट अप कर देंगे। क्या ये एयर भी धीरे धीरे हीटअप हो जाएगा? यस और नो? यस सर। ये एयर इसलिए हीटअप हो पाया बिकॉज ये आपस में टच में है, बहुत पास प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज कंडक्शन। दिस इज नोन एज कंडक्शन। टच में है ना भाई, कैसे है? सब टच में है, ये देखो, ये इसके टच में है। तो अर्थ की हीट से एयर हीट हो गया सर, टच की वजह से हुआ है, तो इस प्रोसेस का नाम कंडक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, ये एक एयर का पार्टिकल है, ये पहले हीटअप नहीं था, ये अभी कोल्ड सा है। अब जैसे ही ये पार्टिकल, देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये पार्टिकल हीटअप हो गया तो इस ये पार्टिकल एक्सपेंड करेगा। यस और नो? यस सर। पार्टिकल एक्सपेंड करेगा। अब पार्टिकल जैसे ही एक्सपेंड करेगा तो ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगा। और ऊपर जब ये यहां चला जाएगा ना, ये इसके पास जो हीट प्रेजेंट थी ना, ये इस हीट को रिलीज कर देगा। ठीक है। इस एरिया से, ए पॉइंट से बी पॉइंट हीट अप हो गया बिकॉज एयर के पार्टिकल ने, ध्यान से सुनना इस लाइन को, एयर के पार्टिकल ने हीट को ट्रांसफर करा इस एरिया तक। ठीक है। दिस वर्टिकल मूवमेंट, दिस वर्टिकल मूवमेंट इज नोन एज व्हाट? कन्वेक्शन। क्लियर हुआ? यस। मुझे भी बताओ, अब मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे दो के आंसर चाहिए, ठीक है? एक एक वर्ड में चाहिए। When the heat is transferred between two particles which are touching each other, the process is known as कंडक्शन। कंडक्शन। conduction. The transfer of heat from place one to place two vertically by the air particles is known as कन्वेक्शन। कंडक्शन। convection. क्लियर हो गया? अब मेरी यस बात सर। सुनो। कन्वेक्शन के प्रोसेस को ना, जो वर्टिकल प्रोसेस था, आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस ए बी, आपने इसको क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल कर दिया। क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल। 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 दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एडवेक्शन।
दोबारा क्वेश्चन। हम्म ट्रांसफर ऑफ हीट वर्टिकली बाय द एयर पार्टिकल्स नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एयर पार्टिकल्स कन्वेक्शन। वर्टिकली convection. Particle transfer of heat by the air particles horizontally. Advection. एडवेक्शन। कन्वेक्शन। Transfer of heat by when the particles are in touch with each other. Conduction. कंडक्शन। Last question. Loo winds which blow in the summer in the northern India belong to which category? एडवेक्शन। एडवेक्शन। Advection. हॉरिजॉन्टल है ना भाई, हॉरिजॉन्टल है, एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर किया जा रहा है, इट इज नोन एज एडवेक्शन। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सभी के? यस। तीनों वर्ड क्लियर हो गए? ठीक है, यस सर। डन हो गया ये यस वाला। सर। ओके, ये कन्वेक्शन वर्ड यहाँ पर आया था तो हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि यहाँ देखो, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है पार्टिकल, है ना, तो यहाँ पर कौन सा एडवेक्शन या कन्वेक्शन? यहाँ सर यहाँ तो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन मिलेगा। सर। और बिल्कुल लोअर लेयर्स पर क्या होगा? कंडक्शन। कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन होगा। ठीक है, डन हो गया। अब ये जो ग्लास है ना, ये जो ग्लास है, अब अर्थ के ऊपर तो कोई ग्लास नहीं है ना, क्या वो चढ़ा रखा है? कोई ग्लास तो नहीं है, तो ये ग्लास का काम कौन कर रहा है? दिस ग्लास इज इक्वल टू व्हाट? इट इज दी ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस है? ग्रीन। अब ग्रीन हाउस चाहे गैसेस। ग्लास इस हीट को जाने से रोके, चाहे ये ग्रीन हाउस गैसेस इनको जाने से रोके, क्या फर्क पड़ता है? हीट अप तो हो रहा है ना सारा का सारा काम। हाँ, आपकी ये अर्थ का सरफेस है, आप यहाँ पर कुछ गैसेस लगा दो ऐसे, ठीक है, बात तो वही आ जाएगी, इस हीट को कैप्चर करना है। हीट को क्या करना है? कैप्चर करना है। ये हीट कैप्चर होगी। अब ये क्या हीट बाहर जा सकती है? हाँ, नो नहीं। सर। अगर ये हीट बाहर, अगर मैं इन पार्टिकल्स को और इंक्रीज कर दूं तो, और कर दूं तो इंक्रीज, और ज्यादा हीट कैप्चर हो जाएगी। इस वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज ये कौन सी गैसेस हैं? दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है? CO2। क्लियर होगी बात? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या एक नेचुरल प्रोसेस है? यस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। हाँ। सर हाँ ये आगे, क्वेश्चन आया था CAPF में। कौन से वाला? सर ये ग्रीन हाउस वाला जो आपने हम्म अंडरलाइन कीवर्ड किए ना, उससे से रिलेटेड बना के आया था कि डिफाइन करो लॉन्गर हम्म वेवलेंथ एंड तो रेडिएशन। ये भी तो देखना है यार कि सर बात करते करते कला कितनी अच्छी होने लगे हैं। हाँ फिर, थैंक यू। ओके चलो नहीं सच है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस एक नेचुरल प्रोसेस हुआ ना, हाँ या ना हुआ? नहीं, क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस यूट्रोफिकेशन कैसा प्रोसेस था? यूट्रोफिकेशन नेचुरल नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली था। लेकिन उसको हमने क्या कर दिया ह्यूमंस ने? क्या कर दिया ह्यूमंस ने? एक्सीलरेट। एक्सेलरेट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया, वैसे ही हमने ग्रीन हाउस के सिस्टम को एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया? क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFCs, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इन सभी गैसेस जिनका नाम अभी हमने लिया है, देखो मेरी एक बात याद रखना, सिर्फ ये नाम कंफ्यूजिंग सा लगेगा। वाटर वेपर, तुमसे पूछेंगे कि किस किस के अंदर कौन कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो क्या वाटर वेपर इंक्लूड करना है? हाँ करना है। नाइट्रस वेरिएबल ऑक्साइड गैसेस। करनी है? करनी है। मीथेन, CH4 करनी है। CO2 करनी है। CFCs करनी है। ये सब मिलके क्या करते हैं? सर एक्सेलरेट करते। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। Hence, these gases are known as the greenhouse gases
और इनकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? गैसेस कौन सी? ग्रीन हाउस। जैसे सब ओके है, ठीक है, अप डाउन दाएं बाएं सब चलती रहेंगी, ठीक है, मन में रखो विश्वास और आगे बढ़ो। हाँ, बाकी चिल है। ओके, हूं ना मैं माइक्रो एक्सप्रेशन रीड करने में अच्छा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए कहता हूँ तुम कैमरा ऑन करके रख रहे हो, मुझे पता रहता है कब किसको क्या बात बोल रही है। तो नाम लिखे हुए हैं, नाम क्या करूं मैं, अच्छे अच्छे नाम इन चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है। नाइट्रस ऑफ ऑक्साइड विद जनरल फॉर्मूला दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर ग्लोबल कूलिंग गैसेस व्हाइल नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये वाला पॉइंट तुम अलग से याद कर लो, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आया तो हेल्प नहीं कर पाओगे, स्टैटिक लगने लगेगा और गलत हो जाएगा। देख इधर ध्यान देते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अलग अलग हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का मिलन कुछ ना कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएंगे, यस और नो? ठीक है, ओके। वो नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा वो NO भी बन सकता है, वो NO2 भी बन सकता है। NO बनेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 बनेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यस और नो? ये दोनों ये दोनों गैसेस ग्लोबल कूलिंग गैसेस है। कैसी गैसेस है? कूलिंग ग्लोबल गैसेस। कूलिंग केसेस। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O ये एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रहेगी। तो अगर पेपर में ये नाइट्रस आ गया, ऑक्साइड तो क्या चीज? लाफिंग गैस भी नाइट्रस ऑक्साइड ही है ना। तो ग्रीन हाउस में काम आएगी। मतलब उसमें सिंपल नाइट्रोजन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल नाइट्रोजन तो हमारे उसमें कितनी ज्यादा प्रेजेंट हाँ। है? 78%। 78%। है ना? ये तो फिर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हुई ना, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना कैलकुलेशन में नहीं घुसना है, डिग्री हासिल नहीं करनी है यहाँ पर। क्या क्या याद रखना है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये किसका काम करेंगी? कूलिंग गैसेस का काम करेंगी। और नाइट्रस ऑक्साइड इट विल वर्क एज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है जब इसकी बात आएगी, नहीं तो बाकी तो तुमने ये याद तो कर ही लिए होंगे, है ना? हो गए ये वाले याद? चलो अगर हो गए हैं तो फिर मान लेते हैं तुम्हारी बात। अगर ग्रीन हाउस गैसेस को चेक नहीं करा, चेक करने का मतलब अगर हम इनको कम नहीं करा तो टेम्परेचर क्या होता रहेगा? राइज होता राइस। रहेगा, ठीक है। ये टेम्परेचर बार बार राइज होता रहेगा, इसकी वजह से अलग अलग फिनोमिनन क्रिएट होते रहेंगे, जैसे कि एल नीनो, ठीक है। एल नीनो को एक लाइन में बताओ। इट इज दी इट इज दी Sir, creating the drought-like situation in the Indian इन दी region, in the स्पेसिफिक। South Asian region, mainly. ऑस्ट्रेलिया के नदन वाले पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में, उस एरिया में। सर प्यूरो। फिर हाँ मतलब ठीक है, कुछ कुछ बोल रहे वेस्टर्न हो इंडियन मतलब, हाँ ओशन, ठीक है, अटक। मतलब मैं हाँ, थोड़ा आइडिया आ गया, बस मेरे को इतना ही थोड़ा सा आइडिया चाहिए था ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। याद करो चीजों को, जिसको बोलता हूँ ना कि इसको लर्न करना। यस यू पीपल हैव ग्रेट आइडियाज अबाउट थिंग्स, यू हैव टू डू मोर। क्रायोस्फीयर वाला याद है हमको? क्रायोस्फीयर किस चीज से रिलेटेड था? हाँ, Like कौन sir, से? ice is covered with ice. आइस, हाँ, पोलर Ice. रीजन्स, स्नो कैप्स ऑफ आउट माउंटेन, मतलब जहां जहां पर जो भी आइस है वाटर से बने, दैट पार्ट इज अंडर व्हाट? क्रायोस्फीयर। वो क्रायोस्फीयर। कहीं पर भी हो सकता है, इट कुड बी इन द पोलर रीजन्स, ठीक है। वो आपके घर के बाहर अगर कोई लेक है एंड इट इज फ्रोजन, ठीक है, इट विल ऑल्सो कम अंडर व्हाट? क्रायोस्फीयर, ठीक है। ओवर द मेनी इयर्स धीरे धीरे ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, रीड करने वाली चीज है। अच्छा ये याद रखना, एक बार जल्दी इनकी परसेंटेज याद कर लो। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? सबसे ज्यादा इट इज दी कार्बन डाइऑक्साइड, फॉलोड CO2। बाय मीथेन, मीथेन। फॉलोड बाय CFCs, देन CFC।
N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। याद रहेगा अब ये सारा का सारा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब कुछ गैसेस को फटाफट डिस्कस कर ले। उन गैसेस की फंक्शनिंग को फटाफट डिस्कस कर ले। यस सर। नहीं, तुम नहीं बोलोगे तो मैं थोड़ा बोलूंगा आगे। ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? इट इज दी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वैसे मीटरोलॉजिकली अगर हम बात करें, मीटरोलॉजी कौन सी साइंस है? इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? जो यूनिवर्स। जो नहीं। वेदर एंड क्लाइमेट। अरे वाह। जियोलॉजिकल। वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स कम अंडर विच साइंस? इट कम्स अंडर मीटरोलॉजी। ठीक है। ये मीटियोर जैसा साउंड करेगा तो ऐसा लगेगा स्पेस जैसी कोई बात चल रही, बट वैसा ऐसा कुछ है नहीं। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके। इट इज एन इंपॉर्टेंट गैस। क्यों? क्योंकि क्योंकि यही तो CO2 ही तो ऐसी है मेजर गैस जो आने वाली सनरेज के लिए तो ट्रांसपेरेंट है और जाने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक बन जाती है। उनको जाने नहीं देंगे, तभी तो अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहेगा। नहीं तो क्या होगा? जैसे ही अर्थ, ये सन है इधर, दिन में तो सब प्रॉपर रहेगा क्योंकि हीट मिल रही है। जैसे ही ये वाला पार्ट शाम को इस तरफ जाएगा रात को, और अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म नहीं रहा तो यहाँ तो रात रात में सब कुछ क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इट विल बी ऑल कोल्ड। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस पर्टिकुलर गैस। ठीक है। लेकिन अगर हम इसका अमाउंट इंक्रीज कर देंगे, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। क्लियर है यहां तक? हम्म। ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स व्हाट पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये हमने देख लिया। इट्स कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर क्लोज टू द अर्थ सरफेस एज इट इज डेंसर देन द नॉर्मल एयर। आपको ज्यादातर CO2 कहाँ मिलेगी? अर्थ के सरफेस के पास मिलेगी, बिकॉज इट इज डेंसर देन द ओल्ड एयर बेसिकली। ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाएगा इस चीज से रिलेटेड। सेकेंड व्हाट वी हैव इज द ओजोन। सेकेंड क्या है? ओजोन। ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तुम प्लीज ये देखते रहो, लेकिन कौन सी ओजोन? किस ओजोन की बात चल रही है? O3। So three not excited. ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल की कौन सी? ट्रोपोस्फेरिक। कौन सी? ट्रोपोस्फेरिक। ओजोन लेयर वैसे तो कहां पर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। में प्रेजेंट। O3 ओजोन वहां पर प्रेजेंट है। तो ये अर्थ का सरफेस हो गया। ये सबसे पहली लेयर होगी ट्रोपोस्फेयर, ये उसकी दूसरी लेयर होगी स्ट्रेटोस्फेयर। ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है। अगर ओजोन यहां पर प्रेजेंट है तो ये ऐसे ग्रीन हाउस गैस का ऐसे काम करेगी। यहां पर वो क्या काम करने लग रही है? व्हाट वर्क इट इज डूइंग ओवर हियर? इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। UV रे। यूवी रेडिएशंस। CO2 वाला बिल्कुल सिंपल था। CO2 एक मीटरोलॉजिकल गैस थी, एक इंपॉर्टेंट गैस है, विच इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो उसको आने देता है अर्थ के अंदर। ये गैस आ गई एक बार। ठीक है। लेकिन जब ये गैस बाहर जा रही होगी ना, टेरेस्ट्रियल अर्थ से जो निकलकर जो वार्म रेडिएशंस बाहर जा रही है उनको ब्लॉक कर लेता है। और ब्लॉक कर लेगा तो सारी की सारी हीट यहीं रह जाएगी, मोस्ट ऑफ द हीट। तो ये अर्थ को क्या रखता है? वार्म रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस। ठीक है। दूसरा याद रखना कि इसका कंसंट्रेशन अर्थ के सरफेस के पास ज्यादा होता है। ओजोन हमने देख लिया। मोस्ट ऑफ द ओजोन इज कन्फाइंड टू द स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर वो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है। एट ग्राउंड लेवल pollutants like nitrogen dioxide react with volatile organic compounds, VOC. Remember this term, volatile organic compounds, in the presence of sunlight to produce ozone, which is the tropospheric ozone.
ठीक है। NO2 किसके साथ रिएक्ट करने लग रहे हैं? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। जब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोन क्रिएट होती है। लेकिन ये वाली जो ओजोन क्रिएट हुई है, दिस इज द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। मैंने इसकी बात कर, इस वाली ओजोन की बात। क्लियर होगा? क्या स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन भी हमारे लिए प्रॉब्लम है या हमारे बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल है सर। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल है। राइट। प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहां पर। एंड दिस इज क्रिएटेड हाउ? NO2 and VOC. It gives the tropospheric ozone. याद रहेगा ये वाला पार्ट? बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। कितने क्वेश्चन हैं? 18 to 22 क्वेश्चन है ना? हाँ। और तुम चाहते हो हमको सारे करने, ठीक है? तो आराम से इसको रीड करो, नो इश्यूज। क्या वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है? हाँ या ना का जवाब दे दो बस। आगे फिर मैं यस हाँ घुमा सर। दूंगा। इट यस इज, सर। यस सर। इट इज अ वेरिएबल गैस। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरिएबल गैस। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? कि इक्वेटर पर, इक्वेटर एरिया पर ज्यादा है, पोल्स पर कम कम। है। आप सरफेस की अगर बात करेंगे तो ज्यादा है, और ऊपर एल्टीट्यूड, हायर हाइट्स पर चले जाएंगे तो वहां पर कम है। हुई ना वेरिएबल? वेरिएबल मतलब इसका अमाउंट ऊपर नीचे हो रहा है। यस और नो? ठीक है। इक्वेटर पर ज्यादा है, पोल्स पर कम है। सरफेस पर ज्यादा है, ऊपर चले जाओगे तो कम है। दिस इज वाटर वेपर। ये देख लिया हमने। इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सबसे पिछले साल ज्यादा का कहां पर पीवाई है? क्यों था सर? है जी। पिछले साल का पीवाई क्यों था? ये वाला, ये वाला जो लाइन है। हाँ हाँ, हम्म, पर्टिकुलर ये वाला। ठीक है। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स। वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल एरियाज की। याद है ट्रॉपिकल एरियाज कौन से हैं? हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरियाज। ठीक है, ओके। इट में, हाँ, 4%। कितना एरिया है उसके पास? 4% बाय वॉल्यूम। जो ड्राई कोल्ड एरियाज हैं और पोलर एरियाज, वहां पर पूरे एयर का कितना परसेंट वाटर वेपर है? 1%। वार्म ट्रॉपिक्स में इट इज 4%, ड्राई एंड पोलर एरियाज में इट इज 1%। क्लियर होगी बात? ठीक है। मीथेन, ये CH4 आ गया। मीथेन इज एन इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर क्यों लिख रखा है सर इसके बाद? हाँ, इसके बाद आफ्टर क्यों लिख रखा है? इसलिए लिख रखा है ना। तुम इसको याद रख लेना। ये जो ये तुम्हारे सामने पिक्चर है ना, ये धुंधली सी जो पिक्चर है, ब्लरी सी, अभी तुम सोचो ये ऐसे डिजाइनिंग पर्पस के लिए लगा रखी है। उसको याद कर लेना, ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा UPSC का। ओके। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल मैटर। हम कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोस्ट क्रिएट करते हैं। एनिमल और बायोलॉजिकल ह्यूमन वेस्ट को कंपोस्ट के थ्रू ये गैस क्या होती है? वहां से प्रोड्यूस होती है। एमिशन ऑफ दिस गैस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग एनिमल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल टू प्रोड्यूस गोबर गैस। इसका हम किस लिए यूटिलाइज करते हैं? टू प्रोड्यूस दी गोबर। ठीक है। तो फिर गोबर गैस प्लांट्स बनाते हैं हम। हाँ, गोबर गैस प्लांट्स बनाते हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड। यही था, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये हमको पता है। NO and NO2, these are emissions, and nitrogen emissions cause global cooling through the formation of OH radicals that destroy the methane molecules, countering the effect of greenhouse gases। ये वाला पॉइंट अभी ऊपर पढ़ के आए सब, कि इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ग्लोबल कूलिंग का। बस इतना याद रखना है। ये रेडिकल्स को कैसे फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फिर ये रेडिकल्स मीथेन को ब्रेक डाउन करते हैं,
और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, यस और नो? हम्म तो ये हम ये बोल सकते हैं NO एंड NO2 आर बेसिकली डूइंग व्हाट? ग्लोबल कूलिंग। ठीक है, एक तरफ से तो ये लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से ग्रीन हाउस गैसेस लगी हुई हैं, दूसरी तरफ से ग्रीन हाउस गैसेस लगी हुई हैं। ठीक है, फिर आ गया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बताया था, PYQ में इसको डिस्कस करा था? पॉइजनस गैस। यस सर। हेलो, हाँ, इट इज अ ऑक्सीजन से पॉइजनस गैस। शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस, प्लीज इस बात पे ध्यान दो, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस। लेकिन शॉर्ट लिव्ड का ये मतलब नहीं होता 10 मिनट में है तो खत्म हो जाएगी, फिर ना, इट विल अगेन गो फॉर इयर्स। ठीक है, बट यहां पर किस बात पे पॉइंट फोकस किया गया है? इट इज अ शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इट इज लेस डेंस देन द एयर। अच्छा, CO2 तो ज्यादा डेंस थी ना एयर से, इसलिए वो यस सरफेस पर मिल रही थी। और CO कैसी है एयर से? लेस डेंस है, तो वो थोड़ी सी सर। ऊपर की तरफ मिलेगी। इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग इफेक्ट बाय एलिवेटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में हेल्प करेगा, मीथेन के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस की तरह काम नहीं करेगी, इसका इंपैक्ट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, ओके। थ्रू केमिकल रिएक्शन दिस that would destroy them. Okay. Through natural processes in the atmosphere, it is eventually oxidized to, धीरे धीरे वो CO किस में कन्वर्ट हो जाती है? CO2। मतलब है रिलेशन अपना, अपने को क्लियर होना। व्हाट शॉर्ट लिव्ड सिग्निफाइज? कोई भी पर्टिकुलर जो गैस होती है, शॉर्ट लिव्ड क्या होता है? ये गैस अपने नेचुरल टाइम पीरियड में, कुछ गैसेस 7 to 10 years में, कुछ गैस ऐसी होती हैं विच टेक्स इवन 25+ years। जैसे ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं होता, ऑर्गेनिज्म जैसे डिग्रेड होता है, वैसे ही कोई भी गैस का मॉलिक्यूल विद टाइम खत्म होता है। ठीक है, और जब हम कह रहे हैं शॉर्ट लिव्ड, तो इट मींस वो कम समय में खत्म हो सकता है। और कुछ लॉन्ग लिव्ड होती हैं, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स, यू नो, टू ब्रिंग बैक द सेम लेवल्स। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट लिव्ड ओवर। ठीक है, आइडिया लग गया? ये आइडिया लग गया कि कोई भी एक गैस होगी, उस गैस का ब्रेक डाउन कुछ ईयर्स में हो सकता है। ये लाइन आ गई समझ में? अब वो कितने ईयर्स में होगा? कम में होगा तो इट सर इज ब्रेक शॉर्ट डाउन लिव्ड। कैसे होता है? बाकी गैसेस के, और देखो इसने यहाँ क्या लाइन लिखी है कि जो CO होती है, इट इवेंचुअली गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो हर गैस बाकी दूसरी गैसेस के साथ क्या कर रही है? देर इज अ केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन, है ना? देर आर केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद टाइम। इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, इनसे एनर्जी बाहर जाती है, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और तब जाके कोई भी किसी गैस का क्या होता है? फाइनल ब्रेकडाउन, या फिर उसका कन्वर्जन होता है किसी और गैस के। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो हम यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई ग्रीन हाउस गैस, ये जो गैसेस जो होती है ना, ये ह्यूमंस की तरह ही होती है, कुछ कम सालों तक चलेंगी, कुछ ज्यादा सालों तक चलेंगी। ठीक है, ओके। सर इसका बाद में यूज आएगा इस वाली बात का? बिल्कुल इसका यूज आएगा। ठीक है, अभी रुको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर डूइंग द फंडामेंटल्स बाबा। 2018, 19, 20, 21 ऐसे करके 24 तक आप PYQs आपने देखे। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको ये PYQs आपके साथ शेयर करूंगा। सब्जेक्ट वाइज PYQs में आप क्या देखोगे कि 18 से जो 22 क्वेश्चंस आएंगे एनवायरनमेंट के, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? स्टैटिक मिलेंगे। और स्टैटिक भी ऐसे नहीं कि जो बुक में लिख रखा वही का वही मिल जाएगा ना, वैसा नहीं।
वैसा नहीं, स्टैटिक में भी और भी ज्यादा रिसर्च हो रखी होगी। जैसे मैंने वो अर्थवॉर्म वाला हमने देखा था एक क्वेश्चन, हाँ, मिलीपीड्स, अर्थवॉर्म, डेट्रीवोर्स वगैरह, वो वाला, वो वैसा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे क्वेश्चन जो मिलेंगे, ज्यादा जो मिलेंगे, वो मिलेंगे करंट अफेयर्स बेस्ड। ठीक है, तब जाके हमारे 22 क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आपको तो सिंपल, एक सिंपल सा काम करना है। आपको कोई 18 की परवाह नहीं, आपको 22 की परवाह नहीं। आपको ये पता है कि इस टाइम पे हमारी क्लास है, इस टाइम पे हमको क्लास में प्रेजेंट होना, चाहे हम किसी भी उस वे में हो, बस। कोई भी हमारी मानसिकता हो, हमको क्लास में प्रेजेंट होना, बस। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वर फेज्ड आउट वाया द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कितनों को याद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? सर कहाँ फॉर पर था ओजोन मॉन्ट्रियल? डिप्लीशन। CFC कनाडा। कनाडा। कनाडा में था। ठीक है, ड्यू टू देयर पार्ट इन द ओजोन डिप्लीशन। जो सीएफसी गैसेस होती है ना, सीएफसी जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये किसी भी पर्टिकुलर के रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनिंग से, ये सब रिलीज होती है सीएफसी। ठीक है, अब ये जो सीएफसीज है ना, ये ओजोन को डिप्लीट कर रही थी। ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है ना, उसको डिप्लीट कर रही थी। तो इनको तो खत्म करना बहुत जल्दी जरूरी है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई और हमने इनको क्या करा, इनको धीरे धीरे फेज आउट करना शुरू करा, कि सीएफसीज को हमें क्या करना है, कम करना। दिस एंथ्रोपोजेनिक कंपाउंड, व्हाई दे आर सेइंग इट एज एंथ्रोपोजेनिक? नेचुरल थोड़ा ना है, इट इज क्रिएटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। एंथ्रो, ह्यूमंस के द्वारा, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर्स, उन सब से। क्लियर होगी यहां तक अपने को बात? यस। ठीक है। इट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस विद हायर पोटेंशियल टू एनहांस द ग्रीन हाउस देन द CO2। एक जगह आपने सीएफसी का वन मॉलिक्यूल ले लिया, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड का एक ले लिया, किसकी ज्यादा पोटेंशियल है ग्रीन हाउस करने की? क्लियर हुई बात? ग्रीन हाउस करने की पोटेंशियल का क्या मीनिंग है, कि कौन ज्यादा हीट को कैप्चर कर सकता है। कौन ज्यादा करेगा हीट को कैप्चर? इट इज दी CFCs which will capture more heat than the CO2। तो ये ज्यादा खतरनाक हुए ना, दे आर मोर डेंजरस, यस और नो? दे आर सर मोर फिर डेंजरस। फ्रिज को बैन कर देना चाहिए ना सर, अगर फ्रिज आर रिलीजिंग सीएफसीज हम्म, मोर। उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सकती है। अच्छा। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके हम इनका एमिशंस रोक सकते हैं। और क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये HFCs होगी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, दे आर ऑल्सो यूज एज व्हाट? रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स। फायर रिटार्डेंट्स, ये वो लगे होते हैं ना फायर को रोकने वाले, हाँ, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। दीज केमिकल्स वर डेवलप्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो पहले CFCs थी, उसको रिप्लेस करा किससे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। Unfortunately, HFCs are potent greenhouse gases with long atmospheric lifetimes। यस प्रीति, क्या समझ में आया? सर CO का है ना, जिंदगी छोटी है, और HFCs, इनकी जिंदगी बड़ी है। और जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी लंबी नहीं, क्या था वो डायलॉग है ना देखो, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, बाबू मोशा है। मोशाई। हम्म, ओके। पर फ्लोरोकार्बन्स, compounds produced as a byproduct in aluminum production and the manufacturing of semiconductors। आपका ध्यान यहां पर, बिल्कुल फोकस के साथ। ये CFCs HFC है ना, बहुत टाइम से चल रहा है इनको चलने दो। ये याद रहेगा कि CFCs को हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिमूव कर दिया। हम्म, अच्छा, तुमने बताया था ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है क्या?
है ना? ओके, अलोंग विच रिवर? चलो, आए तो बताना, कुछ ध्यान में आ जाए तो। परफ्लोरोकार्बन्स। परफ्लोरोकार्बन्स कैसे रिलीज होते हैं? जब हम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करते हैं, या जब सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर परफ्लोरोकार्बन्स एज अ प्रोड्यूस होता है, एज अ बाई प्रोडक्ट। हम बनाना तो नहीं चाहते, लेकिन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? है? ठीक है। Sulfur, like HFCs, PFCs generally have long atmospheric lifetimes with high global warming potential. Clear? Sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride is also a greenhouse gas. It is used in magnesium processing and semiconductor manufacturing, as well as tracer gas for leak detection. कहीं पर कोई भी गैस को लीक वगैरह हो रखी है, कोई भी चीज, तो वहां पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड का हम यूज कर सकते हैं। तो है सेंट लॉरेंस रिवर। गुड। देख वैसे, क्यूबेक है, दिस मॉन्ट्रियल है, दीज ऑल सिटीज आर लोकेटेड अलोंग द सेंट लॉरेंस रिवर। अच्छा, सेंट लॉरेंस रिवर की खास बात क्या है? व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस सेंट लॉरेंस पाथवे? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्थ अमेरिका? सेंट लॉरेंस बिकॉज अच्छा आदमी था। सेंट लॉरेंस, हमको वो याद है, अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स। हम्म, 5 ग्रेट लेक्स याद है हमको? कौन कौन सी? सुपीरियर थी, हाँ, ओंटारियो, ह्यूरोन, एरी, मिशिगन। मिशिगन, ऐसे करके थी। इनको ऐसे कनेक्ट करती हुई सेंट लॉरेंस पाथवे बनता है पूरा। बन गया बात में? क्या हुआ? हो जा भाई शुरू। आ गए हम वापस। ऐसे इसका करके ऐसे पाथवे बनता है। ठीक है, सेंट लॉरेंस पाथवे। ओके, ज्योग्राफी मैपिंग बाद में देखते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। ओके ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यस, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज यूज्ड इन मैग्नीशियम प्रोसेसिंग एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड अ ट्रेसर गैस इन लीक डिटेक्शन। ये तो हो गए इसके यूजेस, और तुम इसको याद कर लेना इस गैस को। ठीक है, आई नो देर आर मल्टीपल these gases which you have to go through, but they will be important. Next is black carbon, or also known as soot. Black carbon or soot, right? Now black carbon is a solid particle. कैसा पार्टिकल है? सॉलिड पार्टिकल। अभी तक तो क्या चल रहा था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गैसेस, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज अ सॉलिड पार्टिकल और एयर सोल्ट, दो नॉट अ गैस, दैट contributes to the warming of the atmosphere. Being a solid particle, it contributes to the warming of the atmosphere, है ना? Black carbon, commonly known as soot. Okay. It is a form of a particulate air pollutant produced from incomplete combustion. याद रखना, अगर हम किसी भी थर्मल पावर प्लांट में या किसी भी ऑटोमोबाइल में, अगर वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, कंबशन यानी जो भी चीजें हीटअप होने लग रही हैं, वो इनकम्प्लीट प्रोसेस है। तो जब चीज इनकम्प्लीट रह गई, तो क्या मिलेगा हमको उस इनकम्प्लीट प्रोसेस से? ब्लैक कार्बन। ठीक है, ओके। ब्लैक कार्बन क्या करता है? इट वार्म्स द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, ठीक है, इन द एटमो एंड बाय रिड्यूसिंग द एल्बिडो। एल्बिडो क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय एल्बिडो? एल्बिडो को रिड्यूस कर दिया। एल्बिडो, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। हाँ, कोई भी सरफेस है, ये जो सरफेस होगा, ये आने वाली सनलाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करेगा, है ना? अगर मैं यहाँ पर कोई ग्लास वगैरह ले लूंगा, तो ये ज्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। अगर यहाँ पर कोई फॉरेस्ट होगा, तो ये तो कम कैप्चर कर करें। लेगा, ये कम रिफ्लेक्ट कर पाएगा। यस और नो? ऐसा ही है ना? हम्म। तो अगर
मैं यहां पर एक लेयर लगा दूं ब्लैक कार्बन की, ठीक है, तो ये एल्बिडो को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी हीट को वहीं कैप्चर कर लेगा, हीट रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पाएगी व्हेन डिपॉजिटेड ऑन स्नो और आइस। ब्लैक कार्बन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट एंड हीट्स द एयर डायरेक्टली। याद रखना इस चीज को, इट हीट्स द एयर डायरेक्टली, कैप्चर कर लेगा वो सनलाइट को, ठीक है। और सनलाइट को अगर कैप्चर कर लेगा तो उसके आसपास का एयर, मान लो ये ब्लैक कार्बन का पार्टिकल है, ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं, क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा तो आसपास का एयर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा कंडक्शन के थ्रू, यस और नो, ठीक। इट एडिशन डार्कर स्नोपैक्स एंड ग्लेशियर्स थ्रू डिपोजिशन लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइस एंड, ठीक है, मेल्टिंग में तो हेल्प करेगा। ब्लैक कार्बन डिसरप्ट्स क्लाउडीनेस एंड मॉनसून रेनफॉल, ठीक है, उसमें भी क्लाउडीनेस में को डिसरप्ट कर देगा, मॉनसून रेनफॉल को डिसरप्ट कर देगा, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन ऑन द एटमॉस्फेरिक वार्मिंग एंड ग्लेशियर रिट्रीट डिस्पेयर विद इन मंथ्स ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन। धीरे धीरे जब हम एमिशंस को कम करते हैं, धीरे धीरे जब एमिशंस को कम करते हैं, ब्लैक कार्बन भी विद टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ओके। ये क्या दे रखा है, इट सर इज अबाउट, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। इट इज अ सॉलिड पार्टिकल। हम्म, हाँ ये पूरा ही मतलब समझ नहीं आया। इसमें आए तो what are- कोई भी एक कंबशन का प्रोसेस चलने लग रहा है, ठीक है, किसी चीज को बर्न अप करा जा रहा है, हीट अप करा जा रहा है, अगर ये हीट अप कंप्लीट नहीं होता है तो इस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, सम सॉलिड पार्टिकल्स, एंड these solid particles are known as what, black carbon. Black carbon is also known as, ये जहां पर भी प्रेजेंट होगा ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सर ये एब्जॉर्ब, सरफेस पे होता है या फिर एयर में होता है? ये अगर ये घूमता घूमता एयर में प्रेजेंट है तो एयर में प्रेजेंट है, अब है तो सॉलिड पार्टिकल, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कभी तो ये आएगा। आपने कभी आ, वैसे हिंदी में बताता हूँ, आपने ब्रिक वो देखा है क्लिन, ईंट का भट्ठा देखा है यस जहाँ सर। पर ईंट बनती है, हाँ, यस तो सर। अगर गांव में अगर ये प्रेजेंट है, ऐसा करके बना होता है वहां पर, है ना, यहाँ पर आप है ना एक काम करो, रात को है ना अपनी व्हाइट कलर की जो गाड़ी है ना उसको बाहर खड़ी कर दो, ठीक है, सर इन साइलेंसर के अंदर जो ब्लैक पार्टिकल्स होता है वही सूद पार्टिकल्स है क्या? जो किसके ब्लैक अंदर, ब्लैक, जो साइलेंसर के अंदर जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, हाँ, जो उसके ब्लैक आप ब्लैक। साइलेंसर के अंदर हाथ लगाओ तो आपको ब्लैक मिलेगा। यहाँ पर जो आपको गाड़ी जो खड़ी मिलेगी ना, उसके सरफेस पे देखना, यू विल हैव ऑल द ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स, और अगर आपने डायरेक्ट उस पर कपड़ा लगा दिया तो पूरी गाड़ी काली सी हो जाएगी, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स क्या हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, दीज आर द ब्लैक कार्बन। नहीं ये मतलब फिर इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है जब आपका कंबशन प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तब होती है इनकम्प्लीट कंबशन। गेटिंग माई पॉइंट। घर में वो देखिए जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव को ना क्लीन करवाया जाता है, उसके अंदर देखा है तुमने वो डॉट डॉट से होते हैं, उनको क्लीन करवाया जाता है। अगर उसके अंदर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स अगर एंटर कर जाते हैं तो आपके यहां से जो गैस रिलीज हो रही है स्टोव से वो पूरी तरह कंबशन नहीं होता, देखना उसका कलर चेंज हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मली तो ब्लू दिखाई देता है ना, वो कुछ ऑरेंज जैसा बन जाता है, और वो आपके यूटेंसिल्स को नीचे से खराब करना शुरू कर देगा, ये भी आपने देखा होगा। दीज ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल है, यानी कुल मिला के जब भी इंटरनल कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, दीज सॉलिड पार्टिकल्स विल बी देयर, और हमको ये बात याद रखनी है, इसकी वजह से वार्मिंग होती है। क्लियर होगी बात। अब इसका रंग बदल दो, ब्राउन पे आ जाओ, ब्राउन कार्बन, ब्लैक हो गया ना, ब्राउन कार्बन, ब्राउन कार्बन इज यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस मतलब
इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर काइंड ऑफ, तुम ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हो। ठीक। एन अनआइडेंटिफाइड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक एरोसोल। ठीक है, एयर में सॉलिड पार्टिकल्स एरोसोल। बायोमास बर्निंग, जैसे कि डोमेस्टिक वुड बर्निंग, कुछ होते हैं घर जिनमें हम लकड़ियां जलाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वुड बर्निंग इज शोन टू बी द मेजर सोर्स ऑफ ब्राउन कार्बन। वहां से सबसे ज्यादा बायोमास बर्निंग, मतलब आप वुड को बर्न करने लग रहे, उसमें से क्या रिलीज होता है? इट इज द ब्राउन कार्बन विच इज बीइंग रिलीज्ड। And brown carbon is generally referred to as greenhouse gas, and black carbon for particles resulting from impure combustion such as soot and dust. मतलब ये दोनों के दोनों, these are part of the greenhouse gases। ठीक है, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस जो हमने देखा, ये नॉर्मली जो कंबशन होता है वो अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो ये रिलीज हो रहे हैं, और अगर बायोमास बर्निंग है तो देर इज अ रिलीज ऑफ ब्राउन कार्बन। ओके, ओजोन देख लिया था हमने अभी। हेलो, दो टाइप के ओजोन नहीं देखे थे अभी हमने? कौन कौन से देखे थे? हमने एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन देखा था, देखा था या नहीं देखा था? उसके अंदर हमने ये देखा यस था सर। NO2 + VOC। ये VOC क्या था? वोलेटाइल वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक volatile organic कंपाउंड्स। इनसे हमें क्या मिल रहा था? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मिल रहा था, ओजोन। और एक स्ट्रेटोस्फेरिक था। ओजोन बेसिकली कंपोज्ड ऑफ थ्री, O3 से बनता है। ठीक है, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में होता है। ओजोन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। किस चीज पे डिपेंड करेगा अच्छा और बुरा? इसकी लोकेशन पे। अगर लोकेशन। लोकेशन स्ट्रेटोस्फेयर में है, गुड। गुड, और ट्रोपोस्फेयर में है तो इट विल बी बैड। 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 ठीक है, देख लिया हमने। इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अर्बन स्मोग। हाँ, स्मोक प्लस फोग। फोग विंटर्स में होती है, स्मोक होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्मोक बनाएंगे। और इस स्मोक के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, ओके। ट्रोपोस्फेरिक, ओके। स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन मिलेगी तुम्हें, ठीक है, मिल जाएगी। कंसर्न्स विद द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, क्या कंसर्न क्या है? कि ये जो CFCs, HFCs, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। दीज आर ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एक बार इसको दोबारा रीड कर लो, ठीक है? जिसको भी जो भी कुछ मानते हो तुम, एक बार इसको रीड कर लो, मान जाओ तुम्हें उसकी कसम है। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल CFCs, HFCs, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। मीनिंग समझने इनके हैं? हाँ, हाँ, बस ऐसे अगर तुम आगे बढ़ गए फिर तो ओके रिपोर्ट है, फिर तो पास है। ठीक है, सर क्वेश्चन पर सोल्व। हाँ, पूछ। तो जो दो जोन बताई आपने, तो जो नीचे ट्रोपोस्फेयर में होती है वही स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है या फिर वो अलग होती है? वो अलग होती है, वो अलग होती है, कैसे? क्योंकि इनकी लोकेशन अलग अलग। नहीं, अगर ये वो ये उसमें से ही गए। ट्रोपोस्फेर, सुनो मेरे, ये ट्रोपोस्फेरिक वाली जो है वो कन्फाइंड है ट्रोपोस्फेयर तक। कहाँ तक कन्फाइंड है? ट्रोपोस्फेयर तक। पहली बात तो वैसे उड़ के तो हवा से तो जाएगी नहीं, है ना? बिकॉज दोनों की दोनों लेयर्स जो है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, दीज लेयर्स आर बेस्ड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर के आधार पर ये अलग अलग हमने लेयर्स बनाई है। यस और नो? नंबर वन थिंग, ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन के पार्टिकल्स हैं वो बने कैसे हैं? NO2 और VOC, इन सब की वजह से बने हैं।
वो आराम से रिएक्ट कर करके वो ओजोन अलग डेवलप हो रहा है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट नहीं होती है कि वो यहाँ आ गया और वो वहां आ गया। ये मूवमेंट वैसे लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हम्म। सर यस। कौन? सर एक बार ब्राउन कार्बन फिर से समझा देंगे, तब से थोड़ा सही। नहीं, ब्राउन कार्बन में हमने एक ही पॉइंट देखा था। क्या पॉइंट देखा था भाई? बायोमास बर्निंग, फॉर एग्जाम्पल वुड। जब हम ऐसे वुड जैसे सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं, वी गेट व्हाट? ब्राउन कार्बन। ठीक है। ब्राउन कार्बन इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। ये भी वार्मिंग करने में ज्यादा वो होता है। मोस्टली यूबिक्विटस, आपको ज्यादातर हर जगह पर ये मिल जाएगी। इट इज ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं हम इस चीज को? जैसे गॉड के लिए हम यूज करते हैं दैट इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। क्लियर है? सर जो स्लैश एंड बर्न मेथड यूज करते वो भी ब्राउन कार्बन में आएगा क्या? हाँ, उसके अंदर ब्राउन कार्बन ज्यादा रिलीज होगी। यस। सर वो बायोमास बर्निंग बोला है, तो सर कोल भी क्या उसमें इंक्लूडेड होगा? अगर देखो, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें कि अगर वी आर इफ वी आर टेकिंग व्हाट, इफ वी आर टेकिंग कोल, ठीक है, विल देयर बी अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक कार्बन विच इज बीइंग प्रोड्यूस? यस यस। सर। Will there be brown carbon which will be produced? Our answer will be, because कहीं ना कहीं वो जो वुड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्राउन कार्बन बना है, ये भी तो प्रेशर टेम्परेचर वगैरह इनकी वजह से फाइनली इट इज बिकमिंग व्हाट? इट इज बिकमिंग द कोल। कूल। ठीक है। ओपन माइंड रखना, पीवाईक्यू वाला माइंड सेट याद है? हम्म। ठीक है। इसका नाम आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। क्या करा था इसने? सीएफसीज को फेज आउट कर रहा था, हम्म। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। यस। तो 180 कंट्रीज रिकॉग्नाइज द थ्रेट्स पोज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन। ओजोन कम होने लगी। कौन सी ओजोन? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कम होने लगी। और अगर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कम होगी तो व्हाट डज इट मीन? यूवी हम्म। रेडिएशन। यूवी रेडिएशन। 1987 में हम एक ट्रीटी अडॉप्ट करते हैं विच इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फेज आउट द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्या आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस याद है? क्या आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस याद हैं? सर सी एफ सी, एच एफ सी, हेलोन हेलोन्स, और सी सी एल ब्रोमाइड, मतलब वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म्स। क्लोरोफॉर्म। 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, ये इसका कंप्लीट नेम था। ये वाला आप नाम याद रखेंगे। ठीक है। ओके। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट सब्सटेंसेस। पहले HFCs and then HCFCs and then HFCs, a number of industrial sectors. While HFCs have only one minor effect on the stratospheric ozone, ठीक है, some HFCs are powerful greenhouse gases as well. कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। सबसे पहले क्या था? इट वाज द CFCs। सबसे पहले क्या था? इट वाज द CFCs। CFCs को हमने रिप्लेस करा एंड वी केम अप फर्स्ट विद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फिर हम आए किस पे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हम रिप्लेस करते चले गए। तो अब ये क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्या ये कंप्लीटली पॉजिटिव है? 100% पॉजिटिव है? नहीं, ये भी माइनर इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के ऊपर। ठीक है। और ये भी क्या है? सम ऑफ देम आर ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन माइनर इंपैक्ट है ना, इनके कंपैरिजन में तो ठीक हुए ना। बस। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बेटर करने के लिए वी ब्रोट एन अमेंडमेंट विच इज नोन एज द केगली अमेंडमेंट। केगली याद है कहां पर था? रवांडा। वेरी गुड, इट इज इन रवांडा। ठीक है। 2016 में, अरे ये कब आई थी? 1987।
और किगली अमेंडमेंट में आया 2016 में। फेज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सम एचएफसी। एचएफसीज भी तो प्रॉब्लम करने लगे थे ना। हाँ, हम्म। तो इसको भी ठीक करने के लिए हमने ये करा। एंड अवॉइड मच ऑफ द प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया क्या है? इंडिया इसका सिग्नेटरी है सिंस 1992, जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने साइन 1992। प्रोएक्टिव कंप्लायंस हम अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सारी अच्छी चीज कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल होती है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज एंड पायनिंग केसेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजीज। हम कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? नॉन ओजोन डिप्लीटिंग या फिर लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एनर्जीज, GWP टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वो टेक्नोलॉजीज जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी कम है। मुझे ये बताओगे CFCs और HFCs के कंपैरिजन में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है? CFC। सीएफसीज। CFCs का ना। ठीक, तो ये पॉइंट तुम समझ सकते। इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव्ड फेज आउट ऑफ HC HCFC 141B, विच इज अ केमिकल यूज्ड बाय फोम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। जो फोम मैन्युफैक्चर होता है ना, फोम्स बनाते हैं, गद्दे में डलते हैं, सोफे वगैरह, इन सब में, उसमें ये यूज होता है। इंडिया ने इसको कंप्लीटली फेज आउट कर दिया। HCFC 141B is mainly as a blowing agent in the production of rigid polyurethane foams। मतलब अब तुम मेन मेन चीज जो याद रखोगे वो ये है कि इंडिया ने पहली बात तो इसको फेज आउट कर दिया, और इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे था? फोम मैन्युफैक्चरिंग से। किससे था? फोम मैन्युफैक्चरिंग से। क्लियर है यहां तक? ओके रिपोर्ट, ठीक है। व्हाट कॉजेज ग्राउंड लेवल ओजोन, ये हम देख चुके हैं। नाइट्रस ऑक्साइड्स, वोल्केनिक और HCFCs को replace वोलेटाइल किया ऑर्गेनिक। हमने एच हाँ, क्या दोबारा? HCFCs को हमने रिप्लेस किया HFCs से ना। हाँ हाँ। हम्म। अब HFCs के फिर वो लिए हम कौन काम कर से रहे हैं अब यूज अंडर द कर रहे हैं किगली। वो वाले। अब हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं किगली अमेंडमेंट के अंदर, उसको भी थोड़ा थोड़ा कम फोम करने लगे। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया HFCs को यूज कर रहा है। नहीं, वो HCFC 141B को यूज होने लग रहा था, हमने इसको रिमूव करा। इसके भी वेरिएशन है। इनका नाम देख लो ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इट कुड बी। अरे वो बहुत ज्यादा चीजें हैं, तभी तो बताया ना कि इसको हल्का सा नाम याद रखो, HCFC 141B। और आपको ये याद रखना है कि ये फोम मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज होता है, और इंडिया इस पर्टिकुलर को फेज आउट कर चुका है। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इतना क्या बोल रहा हूं मैं भी तुमको थोड़ा सा लाइट ले रहा हूं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। देर इज अ CFC इन फ्रंट ऑफ यू, देर इज HCFC इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देर इज HFC इन फ्रंट ऑफ यू। पहले ये था, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने रिमूव करा। धीरे धीरे हम इसका रिमूवल करते आगे। अब हमको इसमें भी ऐसा लगा कि इनकी भी पोटेंशियल है स्ट्रेटोस्फेयर को खराब करने में, हमने इसको भी ठीक करा। किसके थ्रू? किगली अमेंडमेंट के थ्रू। इंडिया ने जब साइन कर रखा, इंडिया एज अ सिग्नेटरी, तो इंडिया स्टार्टेड रिमूविंग दीज फोम मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते थे। इंडिया ने इसको कंप्लीटली ब्लॉक करवा दिया कि भाई आप इसका यूज नहीं करोगे, अब अपना देख लो क्या करोगे, ठीक है। ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में हमको पता है, ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड्स वगैरह की प्रेजेंस में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देर इज अ केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल, या फिर ऑल्सो नोन एज द बेड ओजोन, फॉर्म होती है नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म होती है। ये वाला पॉइंट है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्रुप टू टॉप ऑफ द एटमोसफेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट्स। किस में मेजर करते हैं हम इसको? डॉब्सन डॉ- यूनिट्स में, ठीक है। थिकनेस ऑफ द ओजोन, थिकनेस ऑफ द ओजोन को किस में मेजर करते हैं? डॉब्सन यूनिट्स में मेजर करते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। और इस थिकनेस को कौन कम करने लग रहा है? सर अभी तो पढ़ा रहा हूँ, ये CFCs वगैरह, सीएफसीज। HFCs, ये सब इसको खत्म करने में लगे हुए हैं।
ठीक है। अगर ये सर इसकी डॉप्सन यूनिट में अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो यूवी रेज अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। अब इन वर्ड्स को याद रखना, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स। क्या हम BS6 कब पढ़ा था? BS6, व्हाट इज BS6? सर एमिशन सर वो नॉर्म्स। एमिशन एमिशन भारत नॉर्म्स, एमिशन। भारत पार्टिकुलर स्टेज मेथड। 6। ठीक है, हमने गार्बेज बर्निंग को बंद कर दिया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जैसे जैसे एयर पोल्यूशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे मल्टीपल स्टेप्स लिए जाएंगे, दैट इज नोन एज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अगर ये टर्म आ जाता है तो याद रखना है, इट इज रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तुम्हें ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं वो, ऑप्शंस में कुछ भी मिल सकता है तुम्हें। ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज द मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द नक्सलाइट्स। ठीक है, ये याद रखना। लॉन्च नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये हमने निकाल रखा। अब जो ये यूवी रेडिएशंस होती हैं, ये ए हो सकती है, बी हो सकती है और सी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? UVA, UVB और UVC। Radiation of wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by the Earth atmosphere. जो यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, UVB, उनसे छोटी उनकी वेवलेंथ होती है, अर्थ उनको अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, गिवन दैट ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। ठीक है, UVB damages the DNA, ultraviolet rays B damages the DNA, so it should not be allowed to enter. Yes, ठीक है। एंड म्यूटेशन में अगर जैसे ही डीएनए चेंज होगा, तो डीएनए जब चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, स्किन सेल्स को डैमेज, या फिर स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। इन ह्यूमन आई, cornea absorbs UVB radiation and high doses of UVB causes inflammation of cornea. अगर UVB, अगर आईज में कॉर्निया पर ज्यादा चला गया तो क्या होगा? स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, इट कुड बी एनी पर्टिकुलर डिसीज और इट कुड इवन कॉज स्किन कैंसर्स। तो यूवीबी नॉट गुड। ठीक है, यूवीबी नॉट गुड। सच एक्सपोजर में सर परमानेंटली कोरिया डैमेज द कॉर्निया। डिस्चार्ज कोरिया। कॉर्निया, आई में जो पूरा का पूरा एरिया होता है जहां से लाइट एंटर करने लग रही है, ठीक है, उसको। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द आई, कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, अच्छा इस चीज को याद रखना, ज्योग्राफी में भी था ये, यहाँ पर भी है। इस तरफ इंक्रीजिंग एनर्जी होती है और तुम UVC और UVB में ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट। गॉट इट? हम्म, ठीक है, गो थ्रू दिस, दैट विल बी द फर्स्ट थिंग। एंड जो भी रेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ठीक है, दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो लेट मी समराइज दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर यू। अभी तक जो हमने इन 3 to 4 लेक्चर्स में करा है, ठीक है, वी हैव डन द वेरी बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, दैट इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है, दीज थिंग्स आर मोस्टली रिलेटेड विद व्हाट इज गिवन इन द NCERT बुक्स, और उनका थोड़ा सा रिसर्च पार्ट हमने किया है। अभी वी हैव डन द रिसर्च पार्ट ऑन इट, कि ठीक है, एक टॉपिक दे रखा है, उसको थोड़ा सा और वो देखा और हमने उसको स्टडी कर लिया अच्छे से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग मार्क्स इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सेकंड जो हम स्टेप पे मूव करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड विद व्हाट, दैट वी हैव द करंट अफेयर्स रिलेटेड विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, प्लस साइड बाय साइड
वी विल बी इम्प्रूविंग आर अदर जीएस, जो कोर वाला जो पार्ट है, विच इज द स्टैटिक वाला पार्ट है, हम उसको साइड बाय साइड इम्प्रूव करते चलेंगे। आपका क्वेश्चन या तो यहां से आएगा, यहां से आएगा, और यहां से आएगा, तो आप लोग इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। यस और नो? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू जस्ट वन पर्टिकुलर एग्जांपल, कि जो आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें हम एनवायरमेंट इकोलॉजी को अब कैसे हैंडल करेंगे। देखो ये पार्ट तो बिल्कुल ही स्टैटिक था या नहीं था? सारा का सारा स्टैटिक था। नेक्स्ट पार्ट जब कल हम करेंगे, उससे पहले आपको यहां तक आपको अच्छे से लर्न करना है सब कुछ। दिस इज नंबर वन पार्ट। ठीक है। आगे जो हम करेंगे, जैसे मान लो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट डीप ओशन मिशन। एक इंडिया मैन्ड ओशन मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब जब हम इस डीप ओशन मिशन को प्रिपेयर करेंगे, मान लो ये न्यूज में था, ठीक है, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हमें काफी चीजें मिलेंगी टू स्टडी। जैसे कि डीप ओशन मिशन में हमको करना क्या है? भाई हमको ओशन एक्सप्लोरेशन करना है। क्यों करना है? भाई वहां से हमको ना पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनके बारे में करना है। अच्छा, ऐसे कैसे आप कहीं भी ये काम को कर सकते हो? नहीं जी, हम कहीं भी नहीं कर सकते। हमको है ना सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने परमिशन दी है। फिर हम कहाँ चले जाएंगे? इसको रिसर्च करने चले जाएंगे कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है। अच्छा, हम अंदर मैंड मिशन भेज रहे हैं। इट इज अ मैंड मिशन। लोग जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? मान लो वी हैव अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स फॉर दैट, वी विल बी सेंडिंग मत्स्य 6000। हम मत्स्य 6000 को, जैसे ये जो शो कर रखा है, इसको भेजेंगे डीप सी ओशन में। ठीक है। अच्छा, मत्स्य 6000 किसने, किसके उसके अंदर है? इट इज अंडर द समुद्रयान मिशन। समुद्रयान क्या है? इंडियन डीप ओशन मिशन को समुद्रयान मिशन भी बोलते हैं इनफॉर्मल वे में। मत्स्य 6000 किसने करा है? इट इज डन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो। ये दोनों बिल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है। ऐसे मिल गया हमको। अच्छा, जब वो पढ़ लिया, तो फिर अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसको स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बेसिकली क्या है, कहाँ पर वो किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करती है, उसका जो बेस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। विल स्टडी दैट। ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में डीप ओशन मिशन के बारे में बात करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। ठीक है। दिस हैज बीन पार्ट ऑफ द पीवाईक्यूज एज वेल, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है। हम इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा मैप देख लेंगे, कैसे डिफाइन होती हैं उन चीजों के बारे में। विल लुक एट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है। अब जैसे एक करंट अफेयर था कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अभी पढ़ के आए तो मेट्रोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी, वेदर स्टडी वेदर, ऑफ वेदर स्टडी एटमॉस्फेयर। ऑफ क्लाइमेट वेदर, वेदर एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड एटमोसफियर। ओके। तो जब आईएमडी न्यूज में, क्यों है आईएमडी? बिकॉज आईएमडी के 150 ईयर्स पूरे हो चुके इस बार। तो हम आईएमडी के बारे में स्टडी कर लेंगे कि व्हाट इज आईएमडी, कैसे बना था, उसने अभी तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प करी है। ठीक है। आईएमडी का जो मेजर मिशन है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मिशन मौसम, उसको देख लेंगे ये किस चीज के बारे में। ठीक है। तो इसके बाद, मतलब आज की क्लास के बाद जो भी हमारे पास टॉपिक्स आएंगे, दे विल हैव देयर रेलेवेंस विद द करंट अफेयर्स, एंड वी विल बी डूइंग द जीएस कोर पार्ट एज वेल, जस्ट मेकिंग श्योर एट एवरी पॉइंट कि हमारा जो उन क्वेश्चंस का टारगेट है, ठीक है, वी आर अचीविंग दैट पर्टिकुलर टारगेट। बस। अगर तुम कहते हो कि नहीं इतना याद नहीं हो पाएगा, तो प्लीज इस नंबर को डिक्रीज कर लो। तुम कहते हो कि नहीं, वी विल बी एबल टू डू दिस, विल बी एबल टू लर्न दिस एज वेल, तो ये नंबर तक पहुंचने के पूरे पूरे चांसेस प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है। ऐसा ऐसा करके जाएंगे। ये एंशियंट मिडिवल, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना इधर उधर के, क्वेश्चन कहाँ से आया और कहाँ चला गया किसी को कुछ मालूम नहीं। ठीक है। उन चीजों को हम टैकल कर पाए।
व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, ओके रिपोर्ट है यहाँ सर तक? डायग्राम भी पढ़ाओगे आप? मैं क्या बता दूंगा? ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।